हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या किसी भी टीजीटी पीजीटी के लिए सिविक्स से जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएचएससी या कोई भी हायर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या नेट जेआरएफ दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना भी रहती है और जो हम डिटेल देते हैं उसके आसपास की चीज़ों का उसको मिला के अगर देखें तो 90 से 95% तक क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो अब जो यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, वो सीरियस हो जाए और लगातार अपनी जो तैयारी है उसको और धार दें, उसको और पेस अप कर दें। तो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड तक या फरवरी में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब आपके पास लगभग 1 महीना बचा है। इसमें आप पूरा रिवीजन कर डालिए और जहाँ तक हमारी हेल्प की ज़रूरत है वो आप हमें निसंकोच कभी भी बता सकते हैं, हमारा मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज़। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, टेस्ट शुरू करें, बताना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल स्टडी सर्कल अब लखनऊ में भी आ चुका है दिल्ली के बाद। अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बाकी डिटेल्स भी हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। तो तैयारी को आप जारी रखिए और जो बातें कही जा रही है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं आता है, आता इसके आसपास ही है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास इंद्र श्रृंखला शुरू हुई। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द इंद्र सीरीज ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज विद रशिया बिगेन इन ईयर, 4 ईयर दिए, 2003, 2003, 2005, 2007, 2009, 3, 5, 7, 9। तो यू हैव टू टेल कि किस ईयर में इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है ईयर ना पूछे, इंद्र किससे रिलेटेड है, और ये जीएस की क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो किसके बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया हो सकता है, इंडिया में करते हैं इंडिया यूएस, इंडिया जापान, इंडिया रसिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है इंडिया रसिया से इंद्र है। अब इंद्र कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था शुरू 2003 में। उसके बाद लगातार अभी भी ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद 27 में आ जाते हैं। दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। तो 127 का जो है काफ़ी मुश्किल है इतना याद रखना या कहीं पे मिलना। हाउ मेनी समिट हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बाय डिसंबर 2020। तो मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो इसलिए भी दिए जाते हैं कि मेरिट थोड़ा सा बैलेंस में रहे, ऐसा ना हो कि 100% आप स्कोर करें, तो कम से कम 90-70% के आसपास भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बहुत सेफ जोन में हैं। तो 2020 तक कितना हो गए थे, इसका सही आंसर 3 है। 15 या 15 शिखर वार्ता हुई थी यूरोपीय संघ के साथ भारत की। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन उस समय उस साल वो क्वेश्चन कहीं पे लिखा गया होगा या कहीं न्यूज़पेपर में हेडलाइन बना होगा या हेडलाइन मतलब रहा होगा, तो जो एग्जामिनर होता है पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आता है कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दे देता है। तो वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप बहुत अवेयर नहीं हैं, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि टीवी में इस तरह की न्यूज़ नहीं आती है, तो टीवी की न्यूज़ से तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती। तो आगे बढ़ते 128। भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित किया गया। इन विच ईयर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन वॉज सेट अप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर आज की डेट में आप बात करेंगे
तो लगातार इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर पे आज भी, अरुणाचल और के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडियन सोल्जर्स के बीच में और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, और तो कोई फायरिंग या कोई मर्डर या जो है कैजुअलिटी नहीं हुई है मेजर, लेकिन फिर भी हुआ है। और ये तमाम सारे मीडिया सोर्स और यूएस के भी और बहुत से लोग बोले कि अरुणाचल के अंदर चाइनीज़ फोर्सेस आ गए, और तो गवर्नमेंट ने इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि ये कब शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है 128 का 2, 1988। आगे बढ़ लेते हैं, 129 देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, भूटान और भारत के मध्य 1949 के हस्ताक्षरित मित्रता एवं सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया गया? द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन भूटान एंड इंडिया साइंड इन 1949 हैज़ अपडेटेड इन विच ईयर? तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि कब अपडेट किया गया? 49 में तो पहले ही साइन हो गया था, बाद में किस ईयर में ये अपडेट किया गया है? तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? 2007 थर्ड जो है ये सही आंसर है। इसको ट्रीटी को अपडेट किया गया, जिसमें फिर से नई चीज़ें इंक्लूड की गई। आगे देखते थे 129 के बाद 130। निम्नांकित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कराची एग्रीमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रेफरेंस में भी आता है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इसमें अलग अलग समय पे आता है। रिलेटेड टू द सीज फायर लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज साइन, कि जम्मू कश्मीर में एक सीज फायर होगा, LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, इसके इधर दोनों जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करेंगे। और जब कारगिल युद्ध होता है तो यही सीज फायर का जो आइडिया है वो वायलेट किया गया, इसलिए वॉर में जाना पड़ा इंडिया को। तो आइडिया क्या कब साइन हुआ? ये इमीडिएटली साइन हो गया था। आप जानते हैं कि कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कश्मीर अलग होना चाहता था, किसी भी न पाकिस्तान न इंडिया के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसी समय कश्मीर पे पाकिस्तान की फोर्सेस ने कबल बन के अटैक कर दिया। तो कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला कि हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ विलय करना पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरे की टेरिटरी में जाके युद्ध क्यों लड़ेंगे। तो उस शर्त पे कश्मीर हमारे साथ आ गया, और उसके बाद ये 49 में यहाँ से रोक दिया गया, और काफ़ी हिस्सा जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और तो पाकिस्तान उसको कहता है कि आज़ाद कश्मीर है, लेकिन वो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा ही करना, और इधर का तो इंडिया के द्वारा होता है। तो अब ये जो था उसके बाद एक ट्रीटी होती है कि कम से कम जो भी हो गया वो हो गया, उस लाइन पे हम लोग एग्री करते हैं। तो ये कब हुआ एग्रीमेंट? वो हुआ था 1949 में। 1949 में ही, अभी पूरी तरह से हम बन नहीं पाए थे, भारत पूरी तरह से गणराज्य भी नहीं बन पाया था, तभी हमको ये ट्रीटी करनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं 130 की बाद 131 देख लेते हैं। प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेटो। कैलिपोलिस इज द सेंटर ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड ऑफ द रिपब्लिक इटसेल्फ। कैलिपोलिस मीन्स द गॉड और गुड और मैक्सिमल हैप्पी ह्यूमन फॉर कम्युनिटी। अब हिंदी में देख लेते हैं। कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है, सही है। कैलिपोलिस का अर्थ अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय है, ये भी सही है। तो इसका दोनों अगर सही है तो क्या हो जाएगा? इसका थर्ड हो जाएगा, 131 का थर्ड। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो कैलिपोलिस, तो क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं, कैलिपोलिस का संबंध किससे है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या कहते हैं कैलिपोलिस में मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात हो रही है कम्युनिटी के, तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है, वहाँ प्लेटो का नाम ही ना दे किसने। तो इस तरह क्वेश्चन, इनमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं 31 के बाद 32। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, गुफा का रूपक, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, विभाजित रेखा का रूपक। अब फिर से इधर आते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ प्लेटो? प्लेटो की फिलोसफी से कौन रिलेटेड है? मिथ ऑफ मेटस एंड ऑफ अर्थबॉर्न, ये सही है। द एलोगरी ऑफ केव, ये भी सही है, जिसमें गुफा का एक एग्जाम्पल देते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, ये गलत है क्योंकि ये किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। ये अति को नहीं चाहते, ना ही पूरी तरह से फिलोसफर किंग वाला स्टेट चाहते थे एरिस्टोटल, ना ही पूरी तरह से एनार्किस्ट स्टेट। तो बीच का रास्ता जिसमें डेमोक्रेसी की तरह से काम करे वो चाहते। द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइफ, जो प्लेटो का है, तो ये अपने आप ही थर्ड नहीं है, जिसमें थर्ड नहीं है वही होगा। 1 to 4, फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। तो प्लेटो को जब हम पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल को भी हम जानते हैं कि अरिस्टोटल उनके शिष्य थे और लगातार उनको क्रिटिसाइज भी करते थे और उतने महान भी थे। ऐसा नहीं है कि बुरे भाव से क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उनकी आलोचना करते थे, इसलिए वो महान माने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 32 के बाद 33 देख लेते हैं। 133 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। अब प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। Aristotle insists that science of any subject matter must be teleological। तो उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए। टेलियोलॉजिकल अप्रोच उनका था, जिसमें वो कहते हैं, उसी अप्रोच से कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले आया है, क्योंकि व्यक्ति की आइडेंटिटी राज्य से जुड़ी हो, तो जिससे आपकी आइडेंटिटी जुड़ी होगी वो चीज़ पहले होगी। तो उस तरह से लॉजिकल जो आइडिया है वो करते हैं। तो सेकंड देखिए उसका रीज़न क्या बोला। टेलियोलॉजी इज एथिकल थ्योरी, ये एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये तार्किक सिद्धांत है। विच कंसीडर सर्टन मोरल ड्यूटीज, इसका कोई मतलब नहीं है, तार्किक है। सेल्फ एविडेंट एंड एब्सोल्युटली बाइंडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ऐसा नहीं है कि कॉन्सिक्वेंस से तो उसका मैटर करता है। जैसे हमने बताया कि राज्य पहले है व्यक्ति से, अभी पहले आया है व्यक्ति से, कह तो रहे लेकिन कैसे होगा? तो ये बोलते हैं कि जिस चीज़ से आपके पिताजी से आपके आइडेंटिटी अगर जुड़ी हुई है तो लॉजिकल होगा कि कौन पहले आया होगा, पिताजी या आप। तो इस तरह के लॉजिक से बात करते हैं मोरालिटी और इन सब चीज़ों के। तो सेकंड गलत है, रीज़न गलत है, और इसका फर्स्ट सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो 133 का फर्स्ट सही है। अब इसके बाद 34 देख लेते हैं। अरस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिस्टोटल। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मैंने तो सोशल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल, इस तरह से ये पूछा जाता है अलग से भी, और ये तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया। अब ये जो है आइडिया, ये क्या ये सही है? टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर एरिस्टोटल यूज्ड द टर्म जून पॉलिटिकॉन। यस, उन्होंने ये भी किया। तो फिर इसमें दोनों जो सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो 3 आंसर 134 का 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34 के बाद 35 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें लगातार पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में एरिस्टोटल और प्लेटो से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको तो रट लीजिए, याद रखिए। अब देखिए 135 में क्या कहा जाता है? निम्नांकित में से कौन डी रिपब्लिका का लेखक है? Who among the following is the author of the De Republica? तो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम जानते हैं, ये जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स है। रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की है, लेकिन यहाँ द डे रिपब्लिका की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या है?
सिसरो ने इस बुक को लिखा है। और इसके आगे बढ़ जाते हैं। थॉमस एक्विनास इस टाइम ने तो नहीं लिखा है। आगे बढ़े 35 के बाद 36 देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थॉमस एक्विनास अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिया में राज्य का चित्रण करता है। थॉमस एक्विनास इन हिज बुक सुम्मा थियोलॉजिया पोर्ट्रे द स्टेट एज, अगर आप देखेंगे तो थॉमस एक्विनास जो है वो बाद के समय पे रिलीजन और स्टेट को मिलाना चाहते हैं, जबकि देखें तो एरिस्टोटल, प्लेटो और इनके बाद सुकरात के बाद एक गैप होता है, एक डार्क एज आता है जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पीछे चली जाती है या ओवरऑल साइंस पीछे चली जाती है, रिलीजन प्रिवेल करता है। तो उसके बाद जो ये सब आते हैं सेंट साइमन या थॉमस एक्विनास, ये लोग जो है रिलीजन और साइंटिफिक जो स्टेट या पॉलिटिकल साइंस को मिला के चलने की बात करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं क्या आइडिया है, पोर्ट्रे स्टेट को क्या कहते हैं? एक परफेक्ट कम्युनिटी, पूर्ण समुदाय के रूप में ये बोलते हैं कि सुम्मा थियोलॉजी में बोलते हैं इनका स्टेट को, राज्य को, ये कंप्लीट जब समुदाय होगा। और इसी को आगे अगर हम बढ़ा दें तो हेगल भी इसी तरह से कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जब होगी जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट होगा समाज तो ही राज्य है। अभी जो राज्य है इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, वो हेगल के शब्द में सिविल सोसाइटी ही है। जब राज्य बनेगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब लोग कह सकते हैं एक तरह से बराबर होंगे, या जैसे हम फैमिली में रहते हैं उस तरह का राज्य हो जाएगा कि जहाँ पे एक दूसरे की केयर करेंगे। कि फैमिली में जिस तरह से अगर कोई कमज़ोर पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ हो गया, बीमार हो गया या कोई काम नहीं कर पा रहा कुछ ही, तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि आप, या किसी वजह से कोई व्यक्ति जो है दिमाग से कम है तो भी ऐसा नहीं कहा जाता कि आप तो दिमाग से कम हो, उनके साथ भेदभाव किया जाए, लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट जब बनेगा, हेगल कहते हैं, तो वो फैमिली की तरह होगा, फैमिली की तरह वैल्यू होगी, लेकिन मशीनरी जो होगी स्टेट की तरह होगी, क्योंकि फैमिली के अंदर मशीनरी नहीं काम कर पाती। तो आगे बढ़ जाते हैं। 136 का तो आंसर मिल गया आपको, 3 परफेक्ट कम्युनिटी। इसके बाद 137 में जाते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कथन कहा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा? Who among the following thinkers has made this statement that a ruler must learn to be other than God? God होने other than good, अच्छा होने से ज़्यादा जरूरी है कि वो चालाक हो, बहादुर हो, या उसके लिए नैतिकता की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने काफ़ी हिंट दे दिया है, तो बताइए कौन सा हो सकता है? कौन कहेगा? थॉमस हॉब्स हो सकते हैं, निकोलो मैकियावेली, जॉन लॉक, जे.एस. मिलर। तो सबको मालूम है निकोलो मैकियावेली, और जिनको हम कह सकते हैं, अगर हम अपने शब्दों में कहें तो ही इज़ द कौटिल्य ऑफ वेस्ट। ऑल्दो यूजुअली जो है कौटिल्य को बोला जाता है कि मैकियावेली ऑफ द ईस्ट है, लेकिन मैकियावेली बाद में पैदा होते हैं और कौटिल्य पहले हैं। तो मैकियावेली जो है लॉयन एंड फॉक्स का भी एग्जाम्पल देते हैं कि लॉयन की तरह बहादुर होना चाहिए, फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, उसके अंदर, राजा के अंदर मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, नैतिकता नहीं होनी चाहिए, जो आम आदमी की नैतिकता उससे अलग उसकी नैतिकता होनी चाहिए। उसकी नैतिकता राज्य प्राथमिकता में आएगा, व्यक्ति बाद में हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो अपनी प्रजा से प्यार तो करे, लेकिन प्यार करता हुआ दिखे ना। इस तरह के तमाम सारे आइडिया दिए हैं कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग जो किंग होगा वो है, और उस किंग का नाम इन्होंने क्या दिया? प्रिंस। और इनकी फेमस बुक है मैकियावेली की द प्रिंस। उस प्रिंस में जो राजा है उसके ड्यूटी को बताया है, जिस तरह से कौटिल्य ने भी राजा की ड्यूटी को बताया। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका सही आंसर है। 37 के बाद 38 देख लेते हैं। हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य था। हॉब्स डिस्क्राइब्ड लिबर्टी एज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन लेवियाथन। बाय अपोजिशन ही मेंट गति की आंतरिक बाधाएं, गति की बाहरी बाधाएं, गति की प्राकृतिक बाधाएं, गति की विधिक बाधाएं।
इंटरनल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन, एक्सटर्नल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन, नेचुरल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन, लीगल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन। तो उनका आइडिया था कि एक्सटर्नल इम्पीडमेंट ऑफ मोशन जो है वो नहीं होना चाहिए, कि वो अगर एब्सेंट रहेगा तभी हम फ्रीडम से काम कर पाएंगे। तो सही आंसर ये। और ये मोशन की तरह अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स किस समय है, उसी समय में न्यूटन है। और न्यूटन जो है उनकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी मोशन की, 3 थ्योरीज हैं। तो उसमें से जब वो हॉब्स भी कहते हैं कि मैं भी साइंटिफिकली डिसाइड करूँगा, जैसे न्यूटन साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूव कर दे रहा है, उसी तरह से मैं भी साइंस, पॉलिटिकल साइंस को भी साइंटिफिकली प्रूव करूँगा। इसमें भी मोशन के थ्रू ही चेंजेस आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन जो है, गति की बाहरी बाधाएं जो हैं वो लेविएथन में उसकी अनुपस्थिति की बात करते हैं फ्रीडम के लिए। आगे बढ़ते हैं, 138 के बाद 39 देख लेते हैं। थॉमस हॉब्स की निम्नांकित पुस्तकों में से किसका एक और शीर्षक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ एलेजिस्टिकली एंड है। तो which of the following books of Thomas Hobbes has the another title the matter, form and power of commonwealth elastically and so। तो ये टाइटल किस बुक में है? तो अभी हमने बताया साइंटिफिकली हॉब्स क्या करना चाहते थे कि न्यूटन की तरह मैं भी साइंटिफिकली जो मैटर है, फॉर्म है, पावर है, उनके थ्रू मैं साइंस जो पॉलिटिकल साइंस है उसको साइंटिफिक थ्योरीज दूँ। तो ये किस में है? उनकी मोस्ट फेमस बुक जो है उसमें ही है, जिसको लेवियाथन कहते हैं। 139 का थर्ड हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 देख लेते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, जॉन लॉक से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन का प्रकाशन 1689 में हुआ। तो 140 का ये सही बिल्कुल। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का सेकंड ट्रीटीज रॉबर्ट फिल्मर द्वारा विकसित राजा के दैवी अधिकार। देखिए रॉबर्ट फिल्मर, इसमें एक क्वेश्चन यही छुपा हुआ है। रॉबर्ट फिल्मर ने ही राजा का दैविक अधिकार दिया था। सिद्धांत के संस्करण की एक प्रतिक्रिया थी, ऐसा नहीं था। तो ये गलत तो है, लेकिन रॉबर्ट फिल्मर वाला आइडिया सही। रॉबर्ट फिल्मर ने जो है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स की थ्योरी दी थी। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन वर पब्लिश्ड इन 1689। तो अब देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन मिल गए। एक तो ये मिल गया, इसके अलावा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है किसकी बुक है ये भी पूछा सकता है। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन ये किसकी बुक है वो भी पूछा सकता है। इनमें से बोला कि ईयर पूछा सकता है 1689 जो है। 1689 में क्या हो रहा था? मॉडर्निटी आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन अब शुरू होने वाला था, रेनेसा हो गया है। तो दुनिया तेज़ी से बदल रही है और उसी समय में जब मशीन से चीज़ें काम होने लगी तो उसकी जो खपत बढ़ाने के लिए कॉलोनाइजेशन भी शुरू हो गया। अलग अलग समय जगह पे दूसरे देशों में जो यूरोपियन कंपनी थी वो दूसरी जगह जाके अपना सामान बेचने लगी और उससे दुनिया में कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया। तो ये जो बहुत चर्निंग वाला पीरियड था, इसमें बहुत कुछ बदलाव हो रहे थे इसी समय में। तो और इसी समय के बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक नई दुनिया जो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आती है या अलग अलग तरह से कैपिटलिज्म आता है, लिबरलिज्म आता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद तो फिर आप देखेंगे दूसरी आइडियोलॉजीज भी उसको काउंटर करने के लिए आ जाती है, सोशलिज्म या बाद में कम्युनिज्म। तो आगे बढ़ते हैं, 141 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? According to which of the following thinkers the institution of property was absent in the state of nature? State of nature में संपत्ति नहीं थी। कौन कहता है? थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जे रूसो। थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जे रूसो में से कौन कह रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर? ये तीनों ही बात करते हैं कि मनुष्य प्रकृति की अवस्था में था, स्टेट ऑफ नेचर में था, जहाँ पे उसके पास कुछ नेचुरल राइट्स थे, लेकिन उस नेचुरल राइट में प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जॉन लॉक को छोड़ के, कि जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी,
इनका 3 जो है, तो लाइफ, लिबर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तो प्रकृति का अधिकार ही मानते हैं। तो प्रकृति स्टेट ऑफ नेचर में भी रहा होगा, स्टेट ऑफ नेचर में तो प्रकृति का अधिकार ही है ना। तो जॉन लॉक को छोड़ दे तो थॉमस हॉब्स और जे रूसो है। तो आप देखिए 1 और 3 किस में है, 1 और 3 2 में है, तो 141 का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? Who among the following thinker consider freedom as a collective venture? तो आप देख सकते हैं इसमें कौन होगा? जॉन लॉक जो है इंडिविजुअलिस्ट है या व्यक्तिवादी है। तो व्यक्तिवादी जो होगा वो तो कलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। रॉबर्ट नोजिक भी व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्ट हैं। हन्ना अरेंट भी कह सकते हैं इंडिविजुअलिस्ट है एक तरह से। तो कौन बचा? जे रूसो क्या कहते हैं? कलेक्टिवली देखते हैं फ्रीडम को। और ये क्या कहते हैं? जनरल विल इनका इम्पोर्टेंट आइडिया है। और जनरल विल किसका होगा? सभी का मिला के, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो इस तरह की जो बात करेगा जनरल विल, मतलब सभी को मिला के एक इच्छा बनाने की बात करेगा, तो वह कलेक्टिव फ्रीडम की बात करेगा। वो व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्तिवादी नहीं हो सकता। तो जे रूसो जो है इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 142 के बाद 43 देख लेते हैं। जर्मी बेंथम के निम्नलिखित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है? Which of the following idea of Jeremy Bentham is described by the Michel Foucault as the quintessence of the disciplinary apparatus of bourgeois state? तो 143 में देख सकते हैं कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए, पैनोप्टिकन, फिलोसॉफिक कैलकुलस, मॉनिटेरियल, क्रिस्टोमेथिया। तो क्रिस्टोमेथिया, पैनोप्टिकन, फिलोसॉफिक कैलकुलस, मॉनिटरियल। तो इसमें सही आंसर क्या है? पैनोप्टिकन। तो पैनोप्टिकन जर्मी बेंथम का आइडिया है, जिसको ये कहते हैं कि आज के समय बुर्जुआ सोसाइटी इसको यूज़ करती है। और अभी इसको अगर समझेंगे पैनोप्टिकन क्या है। पैनोप्टिकन बेसिकली एक आइडिया था जिसमें ये जर्मी बेंथम बोलते हैं कि व्यक्ति को सुधारना जरूरी है, न कि इसको सजा देना। तो एक ऐसी जेल बनाते हैं जहाँ पे बीच में लोग किनारे किनारे कैदी रहेंगे, और वो कैदी बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर जा नहीं सकते, और अंदर की तरफ वो रह सकते हैं। और बीच में जो है जेलर होगा या जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारे कैदियों पे नज़र रखेगा। और नज़र रखते हुए तो उसके बिहेवियर को, उसके पैटर्न को, सब कुछ नज़र रखते हुए जब वो अगर गिल्टी फील कर रहा है, सुधर गया है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। और अगर किसी को लगता है कि ये सुधरने की जगह और बिगड़ रहा है, तो उसको और रखा जा सकता है। तो ये जो आइडिया है पैनोप्टिकन का, लेकिन ये पैनोप्टिकन आज के समय अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में हम क्या सोचेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम किस तरफ सोचेंगे, ये किस तरह से जज किया जा रहा है। अगर आप बहुत से लोग जैसे गूगल को, या हम अगर आप फेसबुक या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपको वही ऐड आने लगते हैं। तो आपसे बात कर रहे हैं, आपने सर्च किया, ये तो होता ही कि आप गूगल में सर्च करें तो आपको फेसबुक पे, दूसरे सोशल मीडिया साइट पे उस चीज़ के ऐड आने लगते हैं। इसके अलावा आप जब बात भी कर रहे हैं, अगर फ़ोन ऑन नहीं भी है तो भी कई बार चीज़ें सुनाई देती हैं और उस पर आपको मैसेज आने लगते हैं। तो ये भी एक तरह से पैनोप्टिकन है कि आप पे हमेशा 24 घंटे नज़र है, आपके फ़ोन के थ्रू, आपके टैबलेट के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू, आपके टीवी के थ्रू, आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये सब कुछ मालूम है। आप इंटरनेट पे क्या क्या सर्च करते हैं, ये सबको मालूम है। उसी तरह से उसी बेसिस पे कंटेंट बनाए जा रहे हैं कि लोगों को ये पसंद है वही बनाओ, और नई चीज़ें, क्रिएटिविटी कम हो जा रही है इसलिए। तो ये जो है मिशेल फूको जो है बुर्जुआ राज आज के समय जो है उसको पैनोप्टिकन से कंपेयर करते हैं कि एक तरह से, या पॉलिटिकल उसमें भी यूज़ हो रहा है कि कौन कौन माइडली हम इस आपके सर्च से या चीज़ों को देखने से, यूट्यूब में आप क्या देख रहे हैं, किसको ज़्यादा देख रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है। तो जो दूसरे पार्टी है वो आपको सर्च करके आपको दूसरी तरह के वीडियोस भेजेगी, व्हाट्सएप करेगी, फेसबुक पे टैग करेगी, ताकि आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। और
वो आपको खुद नहीं पता चलेगा क्यों हो गया। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू हो सकती है। तो पैनोप्टिकन का आइडिया जर्मी बेंथम ने दिया था, लेकिन आज के समय इसको यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हैं, 43 के बाद 44 देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए? Who among the following believe that voting is a public trust which should be performed under the eye and criticism of the public? तो कौन ऐसा है जो ये बोलेगा? जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे रूसो, हैना अरेंट। तो आप जानते हैं कि जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियन थे, उपयोगितावादी थे, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख के बारे में बात करते थे। जे.एस. मिल जो है ये लिबरल थे, उदारवादी, ऑल्दो अपने आप को उपयोगितावादी बोलते हैं, लेकिन इनके सारे जो है डेमोक्रेटिक थे और उदारवादी थे। और इन्होंने ही बोला है कि जनता के सामने चीज़ों को होना चाहिए और उसका फिक्सर। जे रूसो जनरल विल की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सामान्य इच्छा। हैना अरेंट जो है दूसरी चीज़ों के बारे में बात करती हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पेनल्टी ऑफ इविल, ये टर्म है इनका। यहाँ पे ये बोल रही है कि जो सिस्टम है वो लोगों को एविल बना देता है, राक्षस बना देता है। और इनकी जो स्टोरी है अगर आप सुनेंगे तो, क्योंकि जर्मनी में थी, वहाँ से भागना पड़ा, जीव थी तो जीव को मारा जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि लोग जो मार रहे हैं, एक व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन जो मार रहे हैं वो लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं और उनको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस सिस्टम का पार्ट है, वो ऑफिसर है, वो जैसे आप देखेंगे कि कई बार प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें पुलिस वाले जो होते हैं वो लाठी चार्ज कर देते हैं या बुरी तरह से मारते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि गलत चीज़ों के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अच्छे चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाला जो है वो एक राक्षस बन जाता है, पेनल्टी ऑफ इविल की। उसकी अपनी नौकरी प्यारी, बाकी चीज़ें गलत सही वो सोचता ही नहीं है। तो ये जो है इनका हैना अरेंट का आइडिया था और काफ़ी पॉपुलर है। तो सही आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। आगे बढ़ते हैं 144 के बाद 145। निम्नांकित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? Who among the following called जॉन स्टुअर्ट मिल द सेंट ऑफ रैशनलिज्म? क्योंकि इन्होंने क्या रैशनैलिटी की बात की, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की कि ऑल्दो बहुत सी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं कि ये कहते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, ये कहते हैं कि जो टैक्स पे कर सकते हैं उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। ऑल्दो एक प्रोग्रेसिव चीज़ बोलते हैं कि वुमेन को भी वोटिंग राइट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जगह पे, बाकी देशों में वुमेन को वोटिंग राइट बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका के अंदर भी वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके उनको आज़ादी के कई सालों बाद उनको मिला। हमारे देश में आज़ादी के इमीडिएटली, आज़ादी से पहले ही मिल गया और आज़ादी के बाद तुरंत वुमेन को इक्वल राइट मिल गए। तो वुमेन, इसीलिए हमारे फेमिनिज्म का कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो चीज़ें जो फेमिनिस्ट लड़ रहे थे वो चीज़ें आसानी से मिल गई। तो इसमें से है, कौन कह रहा है? सेंट विलियम ग्लैडस्टोन, ये सही आंसर है 145 का। आगे बढ़ते हैं 146 देख लेते हैं। हीगल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या राज्य से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू हीगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टेट? पर्टिकुलर अल्टरुइज्म, यूनिवर्सल इगोइज्म, यूनिवर्सल अल्टरुइज्म, यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट। निजी परोपकारिता, सार्वभौमिक अहंकार, सार्वभौमिक परोपकारिता, सार्वभौमिक संघर्ष। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि हेगल जो है एक ऐसा राज्य चाहते हैं जहाँ सभी लोग परिवार की तरह रहे, परिवार जैसे प्यार हो, एक दूसरे की केयर हो, तो यूनिवर्सल परोपकारिता होगी और साथ ही साथ जो स्टेट का जो अपनी मशीनरी है वो उसी तरह से रहे, तो वहाँ तभी वो उसको राज्य मानते हैं। तो यूनिवर्सल अल्टरुइज्म या सार्वभौमिक परोपकारिता ये सही है। इसके बाद 147 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानता है? Who among the following considers civil society as system of need? de Tocqueville, जॉन लॉक, जे रूसो, हेगल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बात की कि जो
सिविल सोसाइटी है वो सिस्टम ऑफ नीड है कि हमारी ज़रूरतें इतनी अधिक हैं और हम जैसे परिवार में रहते हैं तो कोई खाना बना दिया, किसी ने सफाई कर दी, किसी ने बाहर का सामान ले आया, किसी ने दूसरी चीज़ें की, तो वो मिलजुल के सब लोग करते हैं, कोई एक दूसरे को पे नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ इतने लोगों से काम नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जो नीड है दूसरे फैमिली से भी लेते हैं, तो वहाँ पे हम पे में करते हैं। अब जो है ये बन जाता है सिविल सोसाइटी हेगल के अकॉर्डिंग। तो सिविल सोसाइटी जो अभी हम आज के समय जिस स्टेट में रह रहे हैं उसको हम हेगल कह रहे हैं सिविल सोसाइटी, क्योंकि हमारी नीड है। हम क्यों मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए कर्फ्यू लग गया हम मानने लगते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी नीड है कि हमको भी सिक्योरिटी चाहिए, हमको भी जॉब चाहिए, तो हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे, तभी हमको चीज़ें मिलेंगी। तो ये नीड है, लेकिन इस नीड से ऊपर जब सबकी केयर की बात आएगी तो क्या होगा, वो स्टेट बन जाएगा हेगल के अकॉर्डिंग। तो हेगल इसका सही आंसर है। 147 के बाद 148 देख लेते हैं। टी.एच. ग्रीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टी.एच. ग्रीन जो है लिबरल है और पहले जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं। टी.एच. ग्रीन आधुनिक उदारवादी विचारकों में अग्रणी है बिल्कुल, जो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को तो सभी लोग स्वीकार करते हैं, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ जो सकारात्मक अवधारणा कहता है। नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात कर लेंगे। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को लोगों की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है कि वो खुद को सबसे अधिक और उत्तम बना सके। तो ये तो सही है। टी.एच. ग्रीन डिफाइन फ्रीडम एज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू मेक द मोस्ट एंड बेस्ट ऑफ देमसेल्फ, ये सही है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव। निगेटिव फ्रीडम क्या होता है कि जब आपको कोई अड़चन ना हो, जैसे बोला गया भारत में सभी लोग स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम तो है लेकिन पॉजिटिव फ्रीडम है, नेगेटिव फ्रीडम है। कोई रोकता नहीं है कि अगर स्कूल जाओगे तो आपको जेल हो जाएगी, या स्कूल पढ़ोगे तो आपको पूरा, लेकिन स्कूल ही ना हो, टीचर ही ना हो, या बहुत दूर हो स्कूल हो, या टीचर ना पढ़ाएं, तो क्या होगा, जब ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तब उसके बाद नहीं पढ़े तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है। या जिस तरह से कहें कि महिलाएं स्वतंत्र हैं कहीं भी घूमने के, बिल्कुल है, कोई हमारे संविधान में या किसी कानून में या किसी भी जगह पे ये नहीं है कि आप नहीं घूम सकती रात में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उतनी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, स्टेट या सोसाइटी दोनों ही सुरक्षा उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉजिटिव फ्रीडम नहीं, नेगेटिव फ्रीडम तो उनके पास है। तो सही क्या हो जाएगा, 2, ओनली सेकंड इज करेक्ट। 48 के बाद 49 देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए निम्नलिखित में से किस रचना में सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा? In which of the following works Karl Marx, while denouncing the bureaucratic and all-powerful state, advising the proletariat to destroy it? ये है Anti-During on Jews question, 18th Burmer of Louis Bonaparte, Economic and Philosophical Manuscript of 1844। तो इसका सही आंसर है एंटीथ ब्रूमर ऑफ लुई बोनापार्ट में ये बोला कि जो सर्वहारा है उसको, जो शक्तिशाली राज्य और उसकी जो नौकरशाही उसको नष्ट कर देना चाहिए, तभी वो स्टेब्लिश अपने आप को कर पाएगा। अदरवाइज वो फिर से जो काउंटर रेवोल्यूशन होगा और वो फिर से उसी में फंस जाएगा। सर्वहारा जिसको कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट, या कह सकते हैं जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, ये किसान है, ये सारे लोग सर्वहारा में हैं। आगे बढ़ सकते हैं 49 के बाद लास्ट क्वेश्चन 50। ग्राम्सी के नागरिक समाज और राजनीतिक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम्सी सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इज करेक्ट? नागरिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और राजनीतिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है। राजनीतिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और नागरिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है। नागरिक समाज कैसे बल प्रयोग को करेगा? पॉलिटिकल पावर ही करेगा।
नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों सहमति उपलब्ध कराते हैं और बल प्रयोग संगठित करते हैं। दोनों ही तो नहीं करते। न तो नागरिक समाज न ही राजनीतिक समाज सहमति उपलब्ध कराते हैं और बल को प्रयोग संगठित करते हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं। सिविल सोसाइटी प्रोवाइड कंसेंट एंड पॉलिटिकल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस फोर्सेस, दैट इज ट्रू। पॉलिटिकल सोसाइटी प्रोवाइड्स कंसेंट, गलत। एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस फोर्सेस, रॉन्ग। Both civil society and political society provide consent and organize force, wrong. Neither civil society nor political society provide consent and organize force. That this means first is right. तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिक जानकारी दे दें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर 6001203135, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। आप में से जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। और तमाम सारे जो हमारे PDF पड़े हैं या आपको दे सकते हैं, या कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके लिए कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट में भी जा सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम तीनों कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपको किसी बुक का PDF या कोई सी भी तरह का आर्टिकल या कुछ भी चाहिए, और हमारे पास अगर वो अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर मेल करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, अब हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ जो है इंग्लिश और हिंदी जो हम लगातार बोलते रहते हैं कि दोनों में देख लीजिए। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं कि सही है कि, क्योंकि फेक न्यूज़ भी है बहुत आते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि सही है या नहीं। और इसके अलावा कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और इस सीरीज़ को हम 100 जब हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर हम उसको ख़त्म कर देंगे, और GS पे भी फोकस करेंगे और रिवीजन करेंगे इसके बाद। तो हम कुछ दिन 10 दिन और लगेंगे, 10 दिन बाद से हम GS पे पूरा फोकस करेंगे। लगभग 1 महीना हमारे पास है, 1 महीना हम GS काफ़ी होता है, GS पे करेंगे, और साथ ही साथ ये रिवीजन भी चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच।